तो अब पहला अध्याय है ना, क्या है? विलयन है। तो विलयन हमको पता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो यदि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, समांग यानी संघटन क्या होगा? समान होगा। जैसे आप रेत को पानी में मिलाओगे तो क्या वो पूरी तरीके से घुलेगा? तो वो विसमांग हो गया, वो समांग नहीं हुआ। लेकिन यदि पानी में हम ग्लूकोज को डालें, चीनी को डालें तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो वो कौन सा विलयन हुआ? समांग हो गया। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है। अब विलयन बराबर क्या होता है? ये तो एकदम स्पष्ट है ना कि यदि आप विलयन की बात कर रहे हो तो विलेय प्लस विलायक। आप बताओ, विलेय छोटा है ना और विलायक जो छोटा है उसकी मात्रा क्या होगी? और जो बड़ा है उसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। तो आप बताओ, हम 500 मिली जल ले लें, H2O कितना ले लें? 500 मिली, और इसमें 100 ग्राम ग्लूकोज डाल दें, C6H12O6। तो आप बताओ विलेय कौन होगा? विलेय बताओ, जिसकी मात्रा कम है, 100 ग्राम है ना, तो कम कौन है? ग्लूकोज है। तो विलेय कौन होगा? ग्लूकोज क्या हो गया? विलेय। और जल क्या हो गया? विलायक। और दोनों मिले तो क्या बन गया? विलयन। तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, क्योंकि दो ही मिलके बने हैं ना, द्विअंगी विलयन। 3 मिलके बनेंगे तो 4 मिलेंगे चतुसंगी, बहुत मिल गए बहुअंगी विलयन। ठीक है, ये नई चीजें हमने सीखी। पश्चात हम समझेंगे विलयनों के प्रकार। और विलयन अलग अलग प्रकार के होते हैं बालक। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पे होते हैं, ये हम देखेंगे। तो जब भी विलयन के प्रकार की बात करोगे तो विलयन में कितनी चीजें हैं? एक विलेय है और एक विलायक। तो हम विलेय की मात्रा के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर देखेंगे? देखेंगे पहले कि विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलेय हम समझ गए ना, विलयन समझ गए, विलेय प्लस जिसकी मात्रा कम वो क्या? जिसकी मात्रा अधिक वो क्या? दोनों मिले तो क्या? क्लियर? अब आप देखोगे कि विलयन के प्रकार किसके आधार पर? नहीं, इधर लाए थे हम। कपड़ा है सब ये है रोके हो ना? अच्छा चल। ये आ रहा है, बताना कि लाइनिंग आ रही है कहां तक। ठीक है। अब विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन का हमको क्या देखना है? प्रकार देखना है। तो विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला आप कहते हो तनु विलयन, तनु विलयन। दूसरा कहते हो सांद्र विलयन, तीसरा कहते हो चौथा कहते हो पांचवा कहते हो
तनु विलयन की आप बात करोगे तो तनु विलयन में जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी, विलेय पदार्थ की जो मात्रा होगी अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी। अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी। तनु विलयन की आप जब बात करोगे तो तनु विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होगी, कम होगी। जैसे 100 मिली जल है और 100 मिली जल में 10 ग्राम हम ग्लूकोज घोले, 20 ग्राम हम ग्लूकोज घोले, 15 ग्राम ग्लूकोज घोले, तो 100 के अपेक्षाकृत बहुत कम है ना विलेय पदार्थ की मात्रा, तो विलयन क्या कहलाएगा बालक, तनु विलयन कहलाएगा। और जब सांद्र विलयन की बात करोगे तो सांद्र विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होगी, बोलो, अपेक्षाकृत अधिक होगी। विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगी। जब भी आप विलयन बना रहे हो और उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो, विलायक से अधिक नहीं होगा, विलायक से वो कम होगा, लेकिन पूरे विलयन में उसकी मात्रा जो हो वो कंपैरेटिवली क्या हो, अपेक्षाकृत क्या हो, अधिक हो। जैसे 100 मिली विलायक है, 100 मिली जल हमने लिया और उसमें 80 ग्राम ग्लूकोज है, तो अपेक्षाकृत ग्लूकोज की मात्रा क्या है, अधिक है। तो उस प्रकार के विलयन को क्या कहते हो, सांद्र विलयन। क्या कहते हो, सांद्र विलयन। तीसरा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में आप बताओगे कि जब भी एक निश्चित तापमान पर 100 मिली हम विलायक ले लें और 100 मिली विलायक में एक निश्चित तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा घोली जा सके, 100 मिली विलायक में निश्चित तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा घोली जा सके, उससे प्राप्त विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। जैसे मान लो हमने 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रख दिया और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में 100 मिली जल में अधिकतम 85 ग्राम चीनी घुल गया, तो वो विलयन प्राप्त होगा, उसे क्या कहोगे, और असंतृप्त की बात करोगे तो अधिकतम से कम, अधिकतम से क्या हो, जैसे 85 घुल रहा था अब 84 घुले, 83 घुले, 82 घुले, 80 घुले, 75 घुले, अधिकतम से क्या हो, कम हो, तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त। और अति संतृप्त अधिकतम से भी क्या हो, अधिक हो, इसीलिए अति संतृप्त को हम मित स्थायी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, मित स्थायी विलयन कहते हो। मित स्थायी विलयन क्यों कहते हो, क्योंकि अधिकतम तो हमने पहले ही घोल रखा है किसमें, संतृप्त में, अधिकतम घोल रखा है किसमें, अधिकतम किसमें घोल रखा है हमने, संतृप्त में। अधिकतम से कम हुआ तो अधिकतम से अधिक हुआ तो अति संतृप्त। तो जब अधिकतम से अधिक होगा बालक ना, तो वो एक परत की तरह ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और सूख जाएगा। जैसे हम वो चीनी का क्या बनाते हैं, पपड़ी, चाशनी होता है ना, तो वो पपड़ी ऊपर रह जाता है ना, तो वैसे ही वो एक परत ऊपर हट जाएगा, इसीलिए वो अधिक स्टेबल नहीं होता है, अधिक देर तक स्थायी विलयन नहीं होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हो, स्थायी विलयन। तो आप बताओ विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, तनु विलयन, तनु में विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत, सांद्र में विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक, संतृप्त में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिकतम घुली हो, असंतृप्त में अधिकतम से कम, और अति संतृप्त में अधिकतम से अधिक। इसे हम मित अस्थायी विलयन भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिक देर तक अस्थायी नहीं रहता। इज इट क्लियर, एनी डाउट? अब हम देखेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ये पहला प्रकार हो गया। अब किसको देखेंगे, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार।
किसकी भौतिक अवस्था के आधार पर बालक? आप बताओ, जब भी भौतिक अवस्था की आप बात करोगे तो ठोस, द्रव और तीन ही चीज की बात करते हो ना। होते तो वैसे बहुत है, लेकिन हम किसकी बात करेंगे? तीन की बात करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो आप जब विलायक की मात्रा अधिक है ना, घर में जो बड़ा होता है घर को उसी के नाम से जानते हैं ना। यदि विलायक क्या है? द्रव में है। विलायक की अवस्था क्या है? द्रव है। तो उस विलयन को क्या कह दोगे? द्रव विलयन या द्रवीय विलयन। क्या कह दोगे? अगर विलायक की अवस्था ठोस है, अगर विलायक की अवस्था क्या है? ठोस है, तो ठोस है तो उस विलयन को हम क्या कह देंगे? ठोस विलयन कह देंगे। और विलायक की अवस्था यदि क्या है? गैस है, तो उसे गैसीय विलयन कह देंगे। क्या कह देंगे? गैसीय विलयन। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? ठोस, द्रवीय और गैसीय विलयन। अगर विलायक ठोस है तो ठोस विलयन, द्रव है तो द्रवीय विलयन और गैस है तो। अब विलायक ठोस है तो ऐसा नहीं कि विलेय सिर्फ ठोस हो, विलेय, ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। विलेय, ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। अगर विलायक द्रव है तो भी विलेय, ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। और यदि विलायक गैस है तो भी विलेय, ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। कोई इसमें संदेह है क्या? तो विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के बालक? ठोस विलयन, द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन। अगले प्रकार में बढ़ा जाए। अब हम विलायक और विलेय दोनों के भौतिक अवस्था के आधार पर क्या देखेंगे? विलयन के प्रकार। विलायक और विलेय दोनों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार देखेंगे। तो विलायक और विलेय की बात करोगे तो विलायक की कितनी अवस्थाएं हमने देखी? विलेय की कितनी अवस्थाएं देखी? विलेय की भी तीन ही ना, ठोस, द्रव, गैस। उसकी कहां से 5 हो जाएंगी? जब विलायक की 3 तो विलेय की भी 3। तो आप बताओ, विलायक क्या होता था? ठोस होता था, तो उस विलयन को ठोस विलयन कहते थे। अब विलायक ठोस है और विलेय भी क्या है? ठोस है, तो ठोस का ठोस में विलयन। अब विलायक ठोस है ना, तो विलेय को बदला जाए, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में विलयन। तो ये 3 प्रकार हो गया ना, किसके किसके आधार पर? विलायक और विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पर। अब इन तीनों को आप ठोस विलयन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ठोस विलयन। अगर आप बताओ, विलायक को हम द्रव अवस्था में ले लें तो ठोस का द्रव में विलयन। आप बताओ, द्रव का, गैस का, गैस का द्रव में विलयन। तो ये तीनों कौन से विलयन हो गए? द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन। अब तीसरा क्या है? विलायक और विलेय के भौतिक अवस्था के आधार पे हम देख रहे हैं बालक। तो अगर आप देख रहे हो तो ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में। अब इन तीनों में विलायक जो है वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो इस विलयन को क्या कह सकते हो? ठोस विलयन कह सकते हो। अब गैस का द्रव में
ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, तो इस तीनों विलयन को एक साथ क्या कह सकते हो? द्रवीय विलयन कह सकते हो। अब हम क्या कर दें, इस ठोस की जगह गैस कर दें, ठोस की जगह क्या कर दें? तो अब ठोस का गैस में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में, तो ये भी क्या हो जाएगी? गैसीय विलयन हो जाएगी ना। तो कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार का हो गया ना। पहला था ठोस का ठोस में विलयन, फिर द्रव का ठोस में विलयन, फिर गैस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में। ये किसके आधार पे था? विलायक और विलय के भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन कितने प्रकार के बालक? 9 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब सांद्रता सीखना है। क्या सीखना है? सांद्रता, कि कितने प्रकार से हम सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो सांद्रता का मतलब क्या है ये समझिए आप। पहले आप सांद्रता की बात करोगे तो सांद्रता में आपको सर्वप्रथम ये सीखना पड़ेगा कि विलेय पदार्थ की मात्रा की हम बात करते हैं। किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुलित है उसे आप किससे व्यक्त करते हो? सांद्रता से व्यक्त करते हो। ठीक है, जैसे मान लो प्रतिशत की बात करते हो ना, द्रव्यमान प्रतिशतता, किसकी हम बात करें? द्रव्यमान प्रतिशतता। अब द्रव्यमान प्रतिशतता में हम सांद्रता को ही व्यक्त करेंगे। तो आपको पता है कि द्रव्यमान की प्रतिशतता ना, अगर 100 ग्राम आप क्या लो? विलायक लो। 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा, 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी? जब विलेय किस में हो? ग्राम में हो। विलायक यदि ग्राम में है तो विलेय को भी किस में लोगे? ग्राम में लोगे। तो क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशतता निकल जाएगा। परसेंट स्मॉल w अपन कैपिटल W लिखते हो ना, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। टाइम से पहुंच जाओ नहीं तो देखो, अब हमें सीखना है बालक विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा आयतन प्रतिशतता, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोल प्रभाज। तो आप द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करोगे, परसेंटेज का चिन्ह पहले लगाएंगे, और द्रव्यमान की बात कर रहे हो ना, तो विलयन में क्या होगा? विलेय और विलेय की मात्रा कम, विलायक की मात्रा अधिक। तो विलेय की मात्रा कम है तो उसको स्मॉल w से दर्शा दो, और विलायक की मात्रा अधिक है तो उसको कैपिटल W से दर्शा दो। तो द्रव्यमान प्रतिशतता को किससे दर्शाते हैं? परसेंट स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? विलेय पदार्थ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम ग्राम में लेंगे, अपान विलयन का द्रव्यमान। इसको भी किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। और प्रतिशतता है ना बालक, तो परसेंटेज कितने में देखते हैं? 100 में देखते हैं। तो जब भी द्रव्यमान प्रतिशतता आपको निकालना है तो द्रव्यमान प्रतिशतता में एक ही बात याद रखोगे कि विलेय पदार्थ का क्या द्रव्यमान किसमें? विलयन का किसमें? गुणे क्या? 100 क्यों? प्रतिशत हम 100 में देखते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा परसेंटेज 100 में देखेंगे। दूसरा क्या है? आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता आप बताओ, विलेय की मात्रा क्या? तो स्मॉल भी। विलयन की मात्रा विलेय से अधिक होगी कि नहीं होगी? तो कैपिटल भी।
इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का आयतन। और आयतन किसमें लोगे? मिली में। किसमें लोगे? मिली में। विलयन का इसको किसमें लोगे? मिली में। और गुणे 100। क्या करोगे? गुणे 100। तो ये क्या हो गया? आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता में ऊपर भी द्रव्यमान, नीचे भी। और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है ना, तो ग्राम अपान ग्राम इंटू 100 इसलिए कि परसेंटेज की बात कर रहे हो। आयतन में परसेंट स्मॉल भी अपान विलेय का आयतन अपान विलयन का। विलेय किसमें रहेगा बालक? विलेय भी मिली में और विलयन भी। और गुणे 100। तब आपका आसानी से क्या निकल जाएगा? आयतन प्रतिशतता निकल जाएगी। आप यदि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात करोगे तो पहले क्या आ रहा है? पहले द्रव्यमान आ रहा है ना। तो आप बताओ, पहले यदि द्रव्यमान आ रहा है तो परसेंट स्मॉल w, बाद में क्या आ रहा है? आयतन आ रहा है। तो आयतन को किसे दर्शाओगे? कैपिटल V से। और कैपिटल V से दर्शाओगे तो विलयन का आयतन ना, तो SOL दर्शाते हो। SOL यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी आप बताओ, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लोगे ना? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। और द्रव्यमान किसमें लोगे बालक? ग्राम में। विलयन का आयतन लोगे। और गुणे क्या कर दोगे? 100, क्योंकि प्रतिशतता लगा है ना। तो जब भी आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात करोगे तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें लोगे? मिली में लोगे। किसमें लोगे? मिली में लोगे। और गुणे क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। तो क्या हो गया? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो गया। 3 चीज सीख गए आसानी से। आपसे कोई द्रव्यमान प्रतिशत पूछे या आयतन प्रतिशत पूछे या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछे, कोई समस्या होगी क्या? नहीं होगी। अब आगे बात करेंगे किसकी? मोलरता की। आप तब तक नोट कर लीजिए। देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता सीख लिए, आयतन प्रतिशतता हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता हो गया। अब हमको देखना है क्या? मोलरता। आप मोलरता की बात करोगे तो मोलरता को किससे दर्शा रहे हो आप? कैपिटल M से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम होता है मोलरिटी। क्या कहते हैं? मोलरिटी। और मोलरिटी से हमने क्या ले लिया? कैपिटल M ले लिया। अब कैपिटल M ले लिए बालक, तो जब भी मोलरता की आप बात करोगे तो मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या? विलेय के। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। आप मोलों की संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हो अपान विलयन का आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। किसमें वाला? लीटर में। और लीटर में नहीं लोगे, यदि आप मिली में लोगे तो 1000 से क्या कर दोगे? ऊपर मल्टीप्लाई करा दोगे। मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हो? स्मॉल n से। विलयन के आयतन को कैपिटल V से। और कैपिटल V इन लीटर। और यदि आप लीटर में नहीं लोगे तो n अपान V किसमें ले लिए? मिली में ना। और इंटू क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? 1000। तो मोलरता बराबर क्या हो गया? मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में। और आयतन लीटर में ले रहे हो, यदि आप मिली में करोगे तो 1 लीटर में 1000 मिली, यही होता है ना। तो 1 लीटर में यदि 1000 मिली है तो V अपान 1000 करोगे तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो N अपान V किसमें हो गया? मिली में इंटू 1000 हो गया। तो हमको तो पता ही नहीं है बालक कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या सीखना है? मोलों की संख्या ज्ञात करने। तो जब भी आप मोलों की संख्या को ज्ञात करोगे
मोलरता की बात कर रहे हो आप। मोलरता में विलेय पदार्थ के मोलों की अपान विलयन का आयतन किस में लिए हो? अगर हम मिली में ले बालक तो 1 लीटर में कितना मिली? 1000 मिली। और 1000 मिली में लोगे तो आप डिवाइड करोगे ना 1000 से, तो 1000 से नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो आप 1000 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि विलयन का आयतन किसमें दिया हो? मिली में दिया। और क्या निकल के आ जाएगा? मोलरिटी, मोलरता। क्या निकल के आ जाएगा? मोलरता। अब आपको जानना है कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो मोलों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हो? द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान बटा, जैसे आपसे एक प्रश्न दे दिया गया कि 18 ग्राम जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 18 ग्राम जल की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताओ n बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे जल का द्रव्यमान कितना? आणविक द्रव्यमान कितना? हाइड्रोजन 2 है ना, तो 1 का 1 तो 2 का, और 8 दूना 16, तो 18 बटा कट गया, कितना मोल आ गया? 1 मोल आ गया। तो इस तरीके से आसानी से हम मोलों की संख्या क्या कर पाएंगे? ज्ञात कर पाएंगे। और मोलों की संख्या निकल गई बालक, विलयन का आयतन दिया हुआ है, बताओ मोलरता निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कोई समस्या होगी क्या हमें? यदि क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है, तो द्रव्यमान दिया है, आणविक द्रव्यमान से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। और मोलों की संख्या निकल गई, विलयन का आयतन दिया हुआ है, मोलरता आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे। अब क्या देखना है? मोलरता। इसको क्या कहते हैं? मोलालिटी। मोलालिटी, लिटी जानते हो ना? तो मोलालिटी, हमने मोलरता को तो कैपिटल एम से दर्शा दिया। अब यहाँ भी एम ही आ रहा है ना, तो इसके लिए क्या ले लोगे? स्मॉल एम ले लोगे। ठीक है, और यहाँ भी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही हम लेते हैं। क्या लेते हैं? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। और यहाँ अब विलयन न लेकर विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। किसका लेते हो? विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान किग्रा में लेते हो। किसमें लेते हो बालक? किग्रा में। और किग्रा में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। और यदि आप द्रव्यमान ग्राम में लोगे तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करा दोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो मोलरता बराबर बोलो विलेय पदार्थ के मोल की संख्या। अपान विलायक का नहीं, विलायक का द्रव्यमान। किग्रा में। ठीक है, इसको दर्शाते हो स्मॉल एम बराबर एन अपान कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। स्मॉल एम इज इक्वल टू एन अपान कैपिटल डब्ल्यू, और कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। तो ग्राम में रहेगा तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से। और आपको पता है कि मोलों की संख्या कैसे निकलती है? द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। मोलों की संख्या निकल जाएगी। और विलायक का द्रव्यमान दिया हो, चाहे किग्रा में दिया हो तो चाहे ग्राम में दिया हो, तो आसानी से हम क्या निकाल लेंगे? विलयन की मोलरता निकाल लेंगे। नोट कीजिए, हम देख लिए। अगला है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जब हम देखेंगे तो आपको विलेय और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना होगा। मोल प्रभाज में आपको एक बात मात्र याद रखना है बालक, कि ये संपूर्ण का कुछ भाग होता है। यदि संपूर्ण का कुछ भाग हो जाएगा तो पूरे से कुछ कम होगा ना। ये 1 है, अब इसका भाग होगा तो 1 से कम ही होगा ना, इससे अधिक होगा क्या? तो मोल प्रभाज कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात मोल प्रभाज के बारे में याद रखना कि मोल प्रभाज की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि ऊपर क्या है? आप बताओ, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है या विलायक का मोल प्रभाज निकालना है?
मोल प्रभाज को हम किससे दर्शाते हैं? चाई से, या एक्स आप कह सकते हो सामान्य भाषा में, इसको क्या कहते हो? चाई कहते हो, या आप एक्स भी कह सकते हो। अब आप देखो, हमने विलेय को ए माना है, विलायक को बी माना है, तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या Na अपान Na प्लस Nb, Na प्लस Nb यानी विलयन के मोलों की संख्या हुआ कि नहीं बालक? आप देखो Nb अपान Na प्लस Nb, आप विलेय का मूल प्रभाज निकाल रहे हो तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपान विलयन के मोलों की संख्या, विलेय प्लस विलायक विलयन ही होता है ना, विलायक का निकाल रहे हो तो विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या अपन विलयन की मोलों की संख्या। आप बताओ Na क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, और Nb क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या है। विलेय के मोलों की संख्या और Nb क्या है? विलायक के मोलों की संख्या है। और मोल प्रभाज यानी संपूर्ण का कुछ भाग, संपूर्ण का कुछ भाग। अगर संपूर्ण एक है तो एक का कुछ भाग लोगे तो एक से कम आएगा ना, तो हमेशा याद रखना है कि मोल प्रभाज कितने से कम आएगा? एक से कम ही आएगा। और आप एक और बात याद रखोगे, एक्स ए क्या है? विलेय का, एक्स बी क्या है? विलायक का, तो इन दोनों का योग एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, ये ब्रह्मास्त्र है, 1 से क्या आएगा? कम आएगा। किसी भी एक का निकालोगे तो 1 से क्या आएगा? कम आएगा। दूसरी बात, यदि हम एक्स ए निकाल लिए हैं और एक्स बी ज्ञात करना है तो आप बताओ एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या है? 1 है ना, तो एक्स बी निकालना है तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए कर लोगे तो एक्स बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक निकल जाएगा तो दूसरा निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कोई समस्या होगी क्या? नोट डाउन कीजिए। मोल प्रभाज हो गया बालक। अगला प्रकरण है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी बोलते हो, और फॉर्मेलिटी किससे शुरू हुआ? इसीलिए हम इसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से दर्शाते हो। फॉर्मलता की बात करेंगे आप तो ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, सूत्र द्रव्यमान नहीं कह रहे हैं, ग्राम सूत्र द्रव्यमान कह रहे हैं, अपान विलयन का आयतन किसमें लोगे? लीटर में। यदि आयतन आप मिली में ले लिए, यदि आयतन किसमें ले लिए? मिली में, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करा दोगे? 1000 से क्या करा दोगे? मल्टीप्लाई करा दोगे। अब ग्राम सूत्र द्रव्यमान की बात करें तो ग्राम सूत्र होता क्या है? सूत्र तो जानते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम 1000 मिली विलयन में क्या कर दिए? घोल दिए। 58.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमने कितने में घोला? 1000 मिली में घोला। तो आपको क्या बताना है? इसकी फॉर्मलता बताना है। तो आप बताओ, ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकालना है ना, सूत्र क्या है? NaCl। NaCl सोडियम कितना द्रव्यमान होता है? 23, क्लोरीन का 35.5 कितना हो गया? 58.5। 58.5 क्या हो गया? सूत्र द्रव्यमान हो गया ना। अब ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 58.58 है। 5 शून्य कर लो, 58.5 अपान 58.5 अपान कितना मिली है? 1000 मिली है ना, तो 1000 इंटू क्या कर दोगे? 1000, तो 1000 से 1000 58.5 अपान 58.5 कितना हो गया? और 1 क्या? F, फॉर्मूला कितना आ गया? 1F आ गया। और इसमें आप बताओ, इसमें कोई भी इकाई लिखना कोई समस्या होगी क्या? फॉर्मूला है तो क्या लगा दो? नॉर्मलता है तो मोलरता है तो कैपिटल M, मोलरता है तो रटना है। मोल प्रभाज की इकाई बताओ। मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है, लिख लीजिए। देखो बालक, अब हम सीखेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलिटी बोलते हो, क्या बोलते हो? नॉर्मलिटी। आप कैपिटल N से दर्शाते हो ना,
इसलिए कि नॉर्मलिटी किससे शुरू होता है? एन से। इसलिए आप इसको किससे दर्शाते हो? कैपिटल एन से दर्शाते हो। तो जब भी नॉर्मलता की बात करोगे तो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में लोगे वाला। किस में लोगे? लीटर में। और आप यदि आयतन लीटर में ले रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, और मिली में लोगे तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होता है? 1000 से। क्यों होता है? क्योंकि 1 लीटर में कितना मिली? 1000 मिली। तो हमें पता है कि विलयन का आयतन लीटर में हो या मिली में हो, इजीली हम ज्ञात कर लेंगे। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया होगा ग्राम में, वो भी हम ज्ञात कर लेंगे। समस्या हमारे लिए होती है तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान को ज्ञात करना, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो आप जब तुल्यांकी द्रव्यमान निकालोगे तो तुल्यांकी द्रव्यमान किसका हो सकता है? या तो अम्ल का या तो लवण का। तो अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान होगा तो मान लीजिए कोई भी अम्ल है, उदाहरण के लिए ले लीजिए HCl। तो अम्ल का आणविक द्रव्यमान होगा ना, तो अम्ल का आणविक द्रव्यमान ऊपर लिखोगे और नीचे अम्ल की क्षारकता। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि अम्ल को जल में डुबोएंगे तो H+ निकलेगा, जितना H+ निकलेगा वही अम्ल की क्या हो गई? क्षारकता हो गई। आप बताओ HCl का क्या निकालना हो? तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना हो तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या, क्लोरीन का 35.5। आप बताओ इसको जल में डुबाओगे तो H+ कितने? 1। Cl- कितना? तो हमको H+ से काम है ना, H+ की संख्या। तो अपान क्या कर दोगे? तो 36.5 बटा 1, तो 36.5 क्या आ गया? HCl का तुल्यांकी द्रव्यमान आ गया। वैसे ही यदि हमको क्षार का निकालना हो तुल्यांकी द्रव्यमान, किसका निकालना हो? क्षार का। तो आप कोई क्षार बताओ। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH की आप बात कर रहे हो तो आप बताओ सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना? 23 होता है ना। ऑक्सीजन 8 दूना और हाइड्रोजन 1 होता है, तो 23 और 16 39, 39 और 1 40, 40। और NaOH को आप जल में डुबोगे तो Na+OH-। और आप 10वीं में पढ़े हो अरेनियस के अनुसार वे सभी विलयन जो जलीय माध्यम में OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो आप बताओ NaOH का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना है तो NaOH का आणविक द्रव्यमान अपान OH- आयनों की 23 + 16 + 1 अपान 1, तो 40/1। तो तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया? 40 आ गया। ये क्या हो गया? क्षार का तुल्यांकी द्रव्यमान आ गया 40। इसी प्रकार कोई लवण बोलो। NaCl हो गया। NaCl का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना हो तो NaCl को जल में डुबाओगे तो Na+Cl। आप बताओ इसमें धनावेशों की संख्या अथवा ऋणावेशों की संख्या लेते हैं। NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? सोडियम का 23 और 35.5 क्लोरीन का। आप बताओ धनावेश कितना है सोडियम पे? 1। या ऋणावेश भी कितना है? दोनों में से किसी एक को लोगे तो अपान 1 होगा ना। तो 23 और 35 कितना हो गया? 58.5/1। तो कितना आ गया तुल्यांकी द्रव्यमान? तो नॉर्मलता निकालना कितना आसान हो गया? विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या पान विलयन का आयतन किसमें? यदि आयतन मिली में लोगे तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कराओगे? 1000 से कराओगे। और विलेय का द्रव्यमान आप ग्राम में ले रहे हो, तुल्यांकी द्रव्यमान को किसमें ले रहे हो? तुल्यांकी द्रव्यमान को किसमें ले रहे हो? अम्ल की या क्षार की या लवण की तुल्यांकी द्रव्यमान ले रहे हो ना, कैपिटल ई से दर्शा रहे हो। और अम्ल का ले रहे हो तो आप अम्ल की क्षारकता या H+ आयनों की संख्या से डिवाइड कर रहे हो। आणविक द्रव्यमान को, क्षार के आणविक द्रव्यमान को OH- से डिवाइड करा रहे हो। और लवण में धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या से आप क्या करा रहे हो? डिवाइड करा रहे हो। तो हमको तुल्यांकी द्रव्यमान मिल गया। आयतन तो दिया रहेगा ना प्रश्न में, और W तो दिया रहेगा। N निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा?
निकल जाएगा ना, नोट डाउन।